हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया चल रही है तैयारी सबकी? अच्छे से मजा आ रहा है सभी को? धीरे धीरे आपका एग्जाम और करीब आ गया है, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। और एग्जाम के पहले ये पूरी सीरीज आपकी फिनिश हो जाएगी। आई मीन आपके सारे टॉपिक कवर अप हो जाएंगे। उसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस इसको क्लोजली फॉलो करते रहो। क्लोजली जो भी बातें इन डिस्कशंस के थ्रू आपको सिखाई जा रही है, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होने देने वाली है। मतलब इसको जिस भी बच्चे ने सीरियसली पूरे पूरे लेक्चर्स को देखा है, उनको बहुत अच्छा एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा। आप कोई भी पेपर पिछले 2-3 सालों के निकाल करके देखो, तो जो क्वेश्चंस के पैटर्न है वो मतलब पुराने क्वेश्चन जिसने भी सॉल्व किए हुए हैं, उनको नए क्वेश्चन जब नए पेपर वो लोग फेस कर रहे हैं, उससे उसको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इसलिए आप ऐसे देखो तो अब तो 7-7 8-8 पेपर एक एक साल में मिलने लग गए, या उससे भी ज्यादा पेपर 2-2 सेशंस में, कई कई स्लॉट्स में होने लग गया एग्जाम। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं और आप बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपने रिजल्ट को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो हम लोग उसी सीक्वेंस में इतने टॉपिक्स अभी हम लोगों ने कवर किए। बाकी टॉपिक्स के भी आगे वीडियोस आपको जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। आज उसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात हम लोग करने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहने का मतलब यह है कि हमेशा मतलब कोई टॉपिक छूट सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक रेयरली छूटता है। कभी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नहीं आया, आता ही आता है। और इसकी अच्छी बात यह भी है कि इन टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो इन जनरल सॉल्व हो ही जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होते। हाँ, पढ़ते समय कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर ध्यान से नहीं पढ़ी गई तो क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर वो बातें हम लोगों ने सही से समझ रखी है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो रिपीटिटिव है। रिपीटिटिव है कहने का मतलब ये है कि एक ही जैसे क्वेश्चंस बार बार आपको देखने को मिलते हैं, उन्हीं में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन कर दिया जाता है और नए क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्वेश्चंस बनने के स्कोप इस टॉपिक में बहुत ज्यादा है। मतलब काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए हमेशा हर साल पूछा ही जाता है। और अगर पूरे टॉपिक को देखा जाए तो इसमें ब्रॉडली 3 नाम हैं, मतलब 3 बातें हम लोग सीखते हैं इस टॉपिक में। एक पार्ट है गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड डिस्कशन, जिसका रोल ये होता है कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या करंट में कन्वर्ट करता है। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन कराई जाती है। मतलब जिसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और तीसरा पार्ट होता है इसी टॉपिक का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि आयंस जब सॉल्यूशन के अंदर मूव कर रहे होंगे तो उनके मूवमेंट की वजह से जो कंडक्टेंस हमें देखने को मिलता है, उससे रिलेटेड कैलकुलेशन, उससे रिलेटेड बातें हमसे पूछी जाती हैं। तो 3 पार्ट्स हैं, सेपरेट पार्ट्स हैं, और तीनों से अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। तो कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि एक ही साल में एक ही पेपर में 3-3 क्वेश्चंस आ गए। 3-3 क्वेश्चंस, एक गैल्वेनिक सेल से, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, दूसरा कंडक्टर से। ऐसा भी हो सकता है। और 3 नहीं तो 2, 2 नहीं तो कम से कम एक तो आता ही आता है। तो इसलिए क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर मैं अगेन डिस्कशन करने जा रहा हूं। आप लोग इसको क्लोजली फॉलो करना और जिस जिस तरह से जो जो बातें बताई जा रही हैं ध्यान से सुनना है और उसको ध्यान में रखना है, और प्रैक्टिस के दौरान उन सारी बातों को यूज करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल का ये क्वेश्चन है। मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न होता है गैल्वेनिक सेल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो वो पैटर्न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहां पर हमें एक सेल दिया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। अब रिप्रेजेंटेशन जब भी दिया जाता है तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है वो भी हमें समझना होता है। कि जो राइट हैंड साइड में लिखा होता है डबल लाइन के, वो कैथोड कहलाता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है वो एनोड कहलाता है बेटा। और कैथोड पर रिडक्शन की फेनोमेना होती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन की फेनोमेना होती है। तो जब भी सेल दिया जाता है तो उसको देख करके हमें सेल रिएक्शन लिखनी होती है। मतलब जब ये सेल वर्क करेगा तो इसमें कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होगी, मतलब किसका रिडक्शन हो रहा होगा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो वो हम लोग लिखेंगे। आगे हमसे पूछा क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ आयरन प्रेजेंट एज Fe+3 at the cell potential of 1.5 volt is x into 10 to the power -2।
तो x की वैल्यू क्या होगी, और हमें ई नॉट के डेटा दिए हुए हैं, ई नॉट के डेटा दिए हुए हैं, ये डेटा मिसिंग है, मैं आपको यहां पर लिख दे रहा हूं, ये -0.76 वोल्ट होता है बेटा, -0.76 वोल्ट। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं, शायद आपको ना दिखाई पड़े। ये वैल्यू होती है, एक सेकेंड कहां गया ये, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये भी नहीं दिखाई पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। ये वैल्यू होती, वो आगे चली गई है, मतलब वो इसके नीचे आ गई तो इसलिए दिख नहीं रही। खैर, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, जब भी आपको सेल दिया जाए तो उसको देखते हुए सेल की रिएक्शन लिखनी होती है। सेल की रिएक्शन में आप चाहो तो कैथोड की रिएक्शन अलग, एनोड की रिएक्शन अलग लिख करके उनको ऐड कर दो, जिससे आपको ओवरऑल सेल रिएक्शन मिल जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर कैथोड की रिएक्शन है बेटा, कैथोड पर रिडक्शन होना है, रिडक्शन होना है का मतलब Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन ले करके Fe+2 में कन्वर्ट होगा। Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe+2 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि रिडक्शन होना है इसलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आना है। और एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, तो एनोड पर बेटा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका, जिंक का, जिंक ऑक्सीडाइज होके Zn+2 में कन्वर्ट होगा और यहां 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिबरेट होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आ रहा है वो 2 यूनिट का आ रहा है। अब इस तरह से आपको हाफ सेल रिएक्शंस मिल गई, इसको कैथोडिक हाफ रिएक्शन बोलते हैं, इसको एनोडिक हाफ रिएक्शन बोलते हैं। और ओवरऑल रिएक्शन पाने के लिए इनको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करते समय एक बात ध्यान रखनी होती है कि ओवरऑल रिएक्शन में हमें इलेक्ट्रॉन विजिबल नहीं होने चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन कट जाने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट देता है उतने ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेता है, और ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं पड़ता। तो इसके लिए हम अगर पहली रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करके 10 फिर ऐड करें तो ये इक्वेशन बनेगी बेटा Zn+2Fe+3 एक्वस सोल्यूशन के अंदर ये होगा से 2Fe+2 एक्वस प्लस Zn+2 एक्वस, ये भी सोल्यूशन में होगा और ये सॉलिड प्लेट के रूप में होगा। तो ये आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन बन गई, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन बन गई, ओवरऑल सेल रिएक्शन ये हो गई। ये आपको इसको देख करके लिखना आना चाहिए। आप यहां पर प्लेटिनम भी लिखा हुआ था, तो प्लेटिनम का रोल यहां कुछ भी नहीं है, वो केवल मीडियम बनाता है। मीडियम बनाता है कहने का मतलब है कि सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो होके सर्किट में फ्लो हो पाएगा, उसके लिए प्लेटिनम की प्लेट यूज की जाती है। क्योंकि यहां पर जो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होने वाली स्पीसीज हैं वो दोनों ही सोल्यूशन के अंदर है, इसलिए ऐसी जरूरत पड़ती है। अगर कोई एक सॉलिड हो जैसा कि यहां पर दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो फिर प्लेटिनम प्लेट की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये यहां पर जो भी रिएक्शंस गैल्वेनिक सेल में हम लोग पढ़ते हैं बेटा, ये सब रिवर्सिबल रिएक्शंस का एग्जांपल होती हैं, सब रिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जांपल होती हैं, मतलब फॉरवर्ड में भी जा सकती हैं, बैकवर्ड में भी जा सकती हैं। अगर इस रिएक्शन का Q निकालें, दैट इज रिएक्शन कोशेंट, तो इसका एक्सप्रेशन बनेगा बेटा Fe+2 का स्क्वायर इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Zn+2 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ Fe+3 का स्क्वायर, Fe+3 का स्क्वायर, ये Q का एक्सप्रेशन बनेगा। आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा जा रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ आयरन प्रेजेंट एज Fe+3, और ये भी बता दिया गया है कि जिंक आयन का कंसेंट्रेशन 1 मोलर है। जिंक आयन का कंसेंट्रेशन आपको बता दिया है 1 मोलर है। तो अब और आपको E0 ऑफ कैथोड और E0 ऑफ एनोड दिया है, और अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाता है इसको। और आपको करना क्या होगा, जो ओवरऑल सेल रिएक्शन यहां पर बनी है इसका E0 सेल निकाला जाता है। E0 सेल, दैट इज E0 सेल का मतलब स्टैंडर्ड EMF बोलते हैं, जिसकी वैल्यू E0 ऑफ कैथोड माइनस ऑफ E0 ऑफ एनोड के बराबर होती है, बशर्ते कि आपको यहां डेटा रिडक्शन पोटेंशियल का पुट करना होता है। तो अगर वैल्यूज पुट की जाए तो ये 0.77 माइनस माइनस प्लस 0.76 का मतलब ये आएगा 7 6 13 7 7 14 और 1 15।
तो 1.53 इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड ईएमएफ है। और आपसे कहा जा रहा है कि जब ईएमएफ की वैल्यू, सेल पोटेंशियल का मतलब ईएमएफ की वैल्यू 1.5 वोल्ट है, उस समय Fe आयंस का फ्रैक्शन क्या होगा। तो बेसिकली सॉल्यूशन में कुछ आयरन Fe+2 के फॉर्म में होंगे, कुछ आयरन Fe+3 के फॉर्म में होंगे। तो वो जो भी आयरन +2+3 के फॉर्म में है उसमें Fe+3 का फ्रैक्शन बताना है। तो अगर किसी तरह से हम लोग इन आयंस का रेशियो निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो वो निकाला कैसे जाएगा, तो इसके लिए हमें नर्स्ट इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। नर्स्ट इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n log ऑफ Q एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नर्स्ट इक्वेशन मतलब बेसिकली ऐसी इक्वेशन होती है कि E इज इक्वल्स टू E0 माइनस 2.303 RT बाई NF log Q, और यहां पर 2.303 RT और F की वैल्यूज पुट कर दी जाए तो एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है, वो नंबर यहां पर लिखा हुआ है। और हमें E की वैल्यू पता है, हमें E0 की वैल्यू पता है, और N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल रिएक्शन। तो यहां पर अगर ओवरऑल रिएक्शन में N देखा जाए तो बेटा ये 2 होगा। कैसे 2 होगा, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। वैसे तो एक आयरन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन इसके एक जिंक के साथ 2 आयरन रिएक्ट करेगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो N की वैल्यू 2 है। और Q की वैल्यू कितनी होगी, तो वो आपको जिंक का कंसंट्रेशन बता दिया है, अगर वो पुट कर दो तो ये बनेगा इस तरह से एक्सप्रेशन की Fe+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Fe+3 का स्क्वायर इंटू 1। और ये वैल्यूज आप नर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो नर्स्ट इक्वेशन में अगर हम लोग इसको पुट करते हैं तो E दैट इज 1.5 इज इक्वल टू E0, जिसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली 1.53 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 अपॉन Fe+3 का स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब यहां जो लिखा हुआ है इसको ओवरऑल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3 का स्क्वायर। वो मैंने यहां रख दिया। और इस 2 को आप बाहर लाओगे तो ये 2 कट जाएगा और आपको क्या मिलने वाला है, 1.5 इज इक्वल टू 1.53 माइनस 0.0591 लॉग ऑफ ये रेशियो ऑफ Fe+2 अपॉन Fe+3। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये रेशियो ला सकते हैं। अगर सॉल्व करें, इसको इधर उसको उधर लेके आ जाते हैं तो ये बनेगा बेटा 0.0591 log ऑफ Fe+2 कंसंट्रेशन अपॉन Fe+3 कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1.5 उधर आएगा और ये माइनस होगा बेटा, तो 1.53 माइनस 1.5 तो ये वैल्यू आएगी 0.03। और यहां से अगर इसको भी उधर लेके आ जाए तो ये आएगा log ऑफ Fe+2 अपॉन Fe+3 इज इक्वल्स टू 0.03 डिवाइडेड बाय 0.0591, जिसको रफली हम लोग 0.06 भी ले लेते हैं। तो अगर रफ कैलकुलेशन करें तो 0.03 अपॉन 0.06 ये रफली 1/2 आएगा, रफली 1/2 आएगा। तो एंटी लॉग लें तो एंटी लॉग लेने पर बेटा ये आएगा Fe+2 अपॉन Fe+3 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 1/2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ रहा है। मतलब Fe+2 और +3 का जो रेशियो है वो आ गया √10/1। और अगर रेशियो आ गया तो फ्रैक्शन कैसे निकाले, फ्रैक्शन ऑफ Fe+3 कैसे निकाले, ये मैं अगले पेज पर दिखा देता हूं। फ्रैक्शन ऑफ Fe+3 will be equal to concentration of Fe+3 divided by total concentration of Fe+2 +3। तो ये आपका फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा। रेशियो हम लोगों ने निकाला है Fe+2 अपॉन Fe+3 इज इक्वल टू √10 डिवाइडेड बाई 1। तो अगर यहां पर वैल्यू पुट करा जाए तो 1/1 प्लस √10
ये आपका आंसर आएगा 1/√1 प्लस √10। और 1/1 प्लस √10 की वैल्यू कितनी होगी ये भी मैं बता देता हूं। कैलकुलेशन देखो थोड़ी गंदी है, थोड़ी गंदी तो मैं क्या बोलूं, अच्छी खासी बंदी है। ये आएगा डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, एक सेकेंड, 1 डिवाइडेड बाय 4.12, ये लगभग आता है बेटा, इसको सॉल्व करके ये लगभग 0.2427 समथिंग आता है, 2.2427। और आपको लिखना किस फॉर्मेट में है, 10⁻² के फॉर्मेट में है, तो आप इसको लिख सकते हो 24.27 इंटू 10⁻²। तो जो इंटीजर आपको फिल करना है नियरेस्ट, वो आंसर आपका 24 होगा, वो आंसर आपका 24 होगा, 24। इसको आप इग्नोर कर दोगे क्योंकि ये 0.5 से कम है, तो इसका जो आंसर है वो 0.24 मतलब 24। इस तरह से, मतलब ये पेट मेथड है, हमेशा क्वेश्चन गैल्वेनिक सेल के ऐसे ही किए जाते हैं। सबसे पहला काम रिएक्शन लिखी जाती है, सबसे पहला काम सेल को देख करके रिएक्शन लिखी जाती है, फिर उसका N देखा जाता है, Q देखा जाता है, दैट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट, E0 निकाला जाता है, और देन फिर ये सारी बातें नस्ट इक्वेशन में पुट कर दी जाती हैं, और जो कुछ पूछा जाता है वो हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। तो ये बार बार इसी टाइप की बातें आपको यूज होती हुई देखने को मिलती है। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो बार बार करनी होती है, बार बार, हमेशा। आप अभी आगे देखो, आपको फिर से इसी तरह के क्वेश्चन दिखने जा रहे हैं। मैं और दिखाता हूं आपको, ये देखो यहां पर EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल इज दिस। सेल ये दिया गया है और पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये भी वही क्वेश्चन है, सबसे पहले सेल रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहां जो सेल रिएक्शन है, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा बेटा, सिल्वर का रिडक्शन होगा। सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए मैंने 2Ag पॉजिटिव लिखा है, से 2Ag और Zn+2। मतलब मैंने यहां पर कैथोड और एनोड की रिएक्शन को एक साथ लिख दिया है, उसको देख करके। अगर आपको यहां जरा सा भी डाउट है तो आप कैथोड की रिएक्शन अलग, एनोड की रिएक्शन अलग, दोनों को लिख करके ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें अगर N देखा जाए तो वो 2 होगा, मतलब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, सिल्वर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। आपको Q की वैल्यू निकाली जाए तो Q का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 डिवाइडेड बाय Ag प्लस आयन का स्क्वायर। और कंसंट्रेशंस आपको बताए गए हैं, तो अगर वैल्यूज पुट की जाए तो 0.1 अपॉन 0.01 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा बेटा 10⁻3। ये नीचे है 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4, और वो ऊपर आएगा 10⁻4, और 0.1 इंटू 10⁻4 मतलब 10⁻3। Q आ गया। इसके अलावा E0 सेल निकाले तो E0 सेल का मतलब E0 ऑफ कैथोड माइनस ऑफ E0 ऑफ एनोड। और कैथोड पर आपका सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, मतलब सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल रखा जाएगा, और एनोड पर जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल रखा जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76, तो ये आएगा 1.56 वोल्ट, 1.56 वोल्ट। अब ये सारी बातें निकल के आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, ईएमएफ निकालने के लिए नस्ट इक्वेशन लगाना है। तो नस्ट इक्वेशन दैट इज E इज इक्वल्स टू E0 माइनस 0.059। आपको यहां पर इस पूरे की वैल्यू दे रखी है, तो आप उसको यूज करोगे, डिवाइडेड बाय N log ऑफ Q रिएक्शन कोएफिशिएंट। E0 की वैल्यू है 1.56 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय N की वैल्यू 2 log ऑफ Q की वैल्यू 10⁻3, और log 10⁻3 का मतलब 3 होगा। तो अगर मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं तो 1.56 माइनस 0.059 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आंसर आएगा। और आंसर कितना आएगा वो भी मैं निकाल करके दिखा देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप नोटिस करो बेटा, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपके आजकल न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आने लग जा रहे हैं, वो सब फिजिकल केमिस्ट्री के ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंटीजर वाले, तो 10 में से 7-8 क्वेश्चन तो आपको फिजिकल के ही देखने को मिलेंगे, फिजिकल के ही देखने को मिलेंगे। और कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी, उसके लिए आपको तैयार रहना है, उससे आप नहीं बच सकते।
ये आंसर यहां से सॉल्व होके आता है बेटा 1.4715 वोल्ट, 1.4715 वोल्ट। और आपको 10 पर -2 के टर्म में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो 147.15 इंटू 10⁻² वोल्ट का मतलब आपका जो इंटीजर फिल करना है वो है 147। अब देखो फिर से सेम क्वेश्चन है, केवल इन्होंने लैंग्वेज को बदल दिया। मतलब इसमें कई सारी चीजें हैं जो नस्ट इक्वेशन में पुट की जाती है। अभी कभी कुछ बता देंगे, कुछ गायब कर देंगे, कभी n को गायब कर देंगे, कभी q को गायब कर देंगे, कभी ई नॉट को गायब कर देंगे और इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। और कुछ भी नहीं है, आपको नस्ट इक्वेशन यूज करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में एक हाफ रिएक्शन दी है। यहां पर मैग्नीज MnO4 है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं इसको थोड़ा सुधार देता हूं। एक्चुअली ये 4 यहां पर नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा 4, MnO4 नेगेटिव है, यहां पर होगा MnO4 नेगेटिव। इसको इट इज बेटर कि अपन ब्लैक कलर से दिखते हैं, ब्लैक कलर से, ठीक। MnO4 नेगेटिव इस तरह से दिखाया जा रहा है। इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है बेटा कि हमें यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल दिया जा रहा है मैग्नीज का, MnO4 नेगेटिव, जिसको पर मैग्नेट आयन भी बोला जाता है। ये पर मैग्नेट आयन है जो रिड्यूस हो रहा है और उसका ई नॉट दिया है का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा दिया है, वो भी ई नॉट है का मतलब स्टैंडर्ड डेटा है। स्टैंडर्ड डेटा है का मतलब होता है कि उस रिएक्शन में जो भी स्पीसीज इन्वॉल्व हैं सबके कंसंट्रेशन 1 मोलर होंगे, 1 मोलर कंसंट्रेशन होंगे। अगर कोई गैस इन्वॉल्व हो तो उसका प्रेशर 1 बार होगा। तो हम ये कहेंगे कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो जो भी उसका डेटा आएगा वो स्टैंडर्ड डेटा कहलाता है, ये उसका मीनिंग होता है। अब ये कहा जा रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 5 मोल ऑफ, यहां पर भी वो मिसप्रिंट है, 4 कहीं और शिफ्ट हो गया है, 4 यहां पर आएगा बेटा, 4 यहां पर आएगा और यहां से इसको मैं हटा, ये KMnO4 नहीं, यहां का 4 हट गया। उम्मीद है कि आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, और दिख रहा हो तो आप यही समझना कि नहीं 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 दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये कहा जा रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन फैराडे टू रिड्यूस 5 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव। तो अगर मैं यहां पर फिर से रिएक्शन लिखूं तो MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन से Mn प्लस 2 प्लस 4H2O, ये रिएक्शन है। और अगर आप देखो तो यहां से एक बात ये दिखाई पड़ेगी कि 1 मोल पर मैग्नेट आयन को जब रिड्यूस किया जाता है तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन ये गेन करके रिड्यूस होता है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके ये रिड्यूस होता है। इसका मतलब ये है कि सर्किट में 5 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तब इसका 1 मोल रिड्यूस होगा। मतलब 1 मोल MnO4 नेगेटिव को रिड्यूस करने के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन उसको मिलने चाहिए। मतलब कोई 5 मोल इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब सर्किट में 5 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और 5 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का मतलब होता है 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी मतलब कहने का यह है, आपको यह पता होगा चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव उसका नेचर है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर बोले तो वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही होता है। नेगेटिव इसके साथ नहीं लगाया जाता, नेगेटिव उसका नेचर है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपोजिट नेचर का होता है, इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए नेगेटिव साइन लगा दिया जाता है, लेकिन वो मैग्नीट्यूड के साथ कभी भी नहीं होता। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर इतना है तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो टोटल चार्ज होगा उसको पाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा, और ये वैल्यू रफली 96500
कूलाम आती है और इसी वैल्यू को एक फैराडे बोला जाता है। एक फैराडे इसी वैल्यू को बोलते हैं। मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो एक फैराडे चार्ज फ्लो करता है, ये इसका मीनिंग है। अब अगर एक मोल पर मैग्नेट के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मतलब यहां से ये अंडरस्टूड हुआ कि 5 फैराडे चार्ज फ्लो करेगा, 5 फैराडे चार्ज फ्लो करेगा। अब आपसे क्या कहा गया है, 5 मोल MnO4 नेगेटिव को रिड्यूस करना है, तो 5 मोल को अगर रिड्यूस करना है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल के लिए 5 मोल चाहिए, तो 5 मोल KMnO4 को रिड्यूस करने के लिए 25 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब मोल ऑफ या नंबर ऑफ फैराडे ऑफ चार्ज required to reduce 5 mole MnO4 negative is equal to 5 into 5, that is 25F। 25F मतलब इसका जो आंसर है बेटा वो है 25। यहां पर इस क्वेश्चन में ये जो E0 का डेटा दिया है इसकी आपको कोई जरूरत नहीं। काफी सारे बच्चे ये सोचने में लग गए कि E0 दिया, ये कहां यूज होगा और वो कंफ्यूज हो गए, उन्हें क्वेश्चन नहीं हुआ। जबकि आप देखो तो सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन। मतलब कहने का ये है कि यहां पर कोई भी स्पीसीज जब रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होती है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है और वही इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो होता है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, मतलब चार्ज फ्लो हुआ। तो इलेक्ट्रॉन को हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कोरेस्पॉन्डिंग चार्ज को हम फैराडे से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब चार्ज के लिए यूनिट फैराडे है और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए यूनिट नंबर ऑफ मोल है। मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू 1 फैराडे चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे होता है। तो इस तरह से ये दोनों चीजें आपस में रिलेट होती हैं। और अगर आप ध्यान दो तो रिडॉक्स और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं, वो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का जो ओरिजिन है, कहां से वो पैदा हुआ है, तो वो यहीं से पैदा हुआ है। मतलब आप देख सकते हो कि अगर कोई एक रिड्यूसिंग स्पीसी 1 मोल इलेक्ट्रॉन देती है तो ऑक्सीडाइज होने वाली स्पीसी 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन देने में जो अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग स्पीसी कंज्यूम होगा उसी को एक इक्विवेलेंट बोला जाता है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेने में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंज्यूम होगा उसी को एक इक्विवेलेंट बोला जाता है। का मतलब एक इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट्स विद एक इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वहां से 1-to-1 रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सॉल्व हो गया। इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसको यूज करके हम लोगों ने देखा कि यहां पर कितने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हमें यहां पर एक सेल रिएक्शन दी है और उस रिएक्शन का मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड मोलर फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं बेटा, डेल्टा G0 और E0 में। डेल्टा G0 इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ NF E0 ऑफ रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हमें दी गई है, ये रिलेशन आता है। अब अगर हमें E0 ऑफ दिस सेल पता हो तो हमारा काम हो जाएगा। E0 ऑफ सेल पता हो और N पता हो इस रिएक्शन में N कितना है, तो N तो हमें दिख रहा है। क्या, कैसे दिख रहा है? तो अगर आप देखो तो आयोडीन है जो -1 से 0 में जा रहा है, मतलब 1 यूनिट का चेंज है, लेकिन ऐसे 2 आयोडीन यूज हो रहे हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहां पर आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब आयोडाइड आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। और फिर इसका मतलब आयरन जो कि +3 से +2 में जा रहा है, मतलब वो रिड्यूस हो रहा है, और 2 आयरन जा रहे हैं ऐसे, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है बेटा वो है 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। खैर, मैं यहां पर नीचे ये रिएक्शन लिख दे रहा हूं, 2Fe+3 + 2I नेगेटिव से 2Fe+2 + I2, और इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन आयोडाइड आयन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आयरन ले रहा है।
ठीक, तो वो वहां पर रख देंगे। अब ई नॉट पता लग जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो ई नॉट सेल, हम लोग अभी रिलेशन पढ़ते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल रखना होता है, और यहां पर कैथोड कौन है, मतलब आयरन है जो रिड्यूस हो रहा है, तो बेसिकली उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह का होता है, ई नॉट ऑफ Fe प्लस 3 से Fe प्लस 2 माइनस ई नॉट ऑफ I2 से I नेगेटिव। रिडक्शन पोटेंशियल लिखने के ये तरीके हैं जो यहां पर रिएक्शन में हमें दिख रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, और वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको अगर ध्यान से देखो तो यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ये I2 का डेटा हमें दिया हुआ है, ये I2 का डेटा हमें दिया हुआ है 0.539 ये वैल्यू दी गई है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो ये लिखा हुआ है बेटा Fe प्लस 2 से Fe इसका डेटा दिया है, और ये है Fe प्लस 3 से Fe उसका डेटा दिया है, ये इसका डेटा दिया है। लेकिन जो रिएक्शन आप में जो डेटा आपको चाहिए वो डेटा आपको नहीं दिया है, मतलब ये तो दिया है लेकिन ये नहीं दिया, और अगर ये नहीं दिया तो ई नॉट सेल नहीं आएगा, ई नॉट सेल नहीं आएगा तो डेल्टा जी नॉट भी नहीं आएगा। तो अब आप करोगे क्या, देखो आप जो दिया है उसका मतलब क्या है, आपको ये दिया है ई नॉट ऑफ Fe प्लस 2 से Fe, ये इसका डेटा दिया है। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन यहां पर है Fe प्लस 2 का Fe में कन्वर्जन का ई नॉट का डेटा आपको दिया है माइनस ऑफ 0.44 वोल्ट, और इसी तरह से ई नॉट ऑफ Fe प्लस 3 से Fe में कन्वर्जन, मतलब अगर रिएक्शन लिखें तो Fe प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से Fe, इसका डेटा हमें दिया माइनस 0.036। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए ई नॉट ऑफ Fe प्लस 3 से Fe प्लस 2 का डेटा हमें ये चाहिए, मतलब हमें चाहिए Fe प्लस 3 का प्लस 2 में कन्वर्जन का रिडक्शन पोटेंशियल, Fe प्लस 3 का प्लस 2 में कन्वर्जन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, जबकि हमें जो दिया है वो हमारी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं। तो हम लोग एक चीज सीखते हैं कि अगर आप देखो कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, अगर हमें Fe प्लस 3 लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, Fe प्लस 2 राइट हैंड साइड में चाहिए, अगर सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, सेकेंड में से फर्स्ट को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो अब इसके ई नॉट की हेल्प से इसका ई नॉट भी निकाला जा सकता है, इसके ई नॉट की हेल्प से इसका ई नॉट भी निकाला सकता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी हाफ सेल रिएक्शन है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये भी हाफ सेल रिएक्शन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर दिख रहा है इसका मतलब होता है हाफ सेल रिएक्शन। कंप्लीट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई पड़ता, और जो तीसरी इक्वेशन बन रही है वो भी हाफ सेल रिएक्शन है। तो ऐसे केस में अगर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन बनी है तो थर्ड रिएक्शन का, ये थर्ड रिएक्शन मैं बोल दे रहा हूं, थर्ड रिएक्शन का ई नॉट की वैल्यू होगी, थर्ड रिएक्शन की N2E02 माइनस N1E01 डिवाइडेड बाय फाइनल रिएक्शन का N, मतलब इसको आप N3 भी बोल सकते हो, N3। मतलब कहने का ये है कि आपको फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन की ई नॉट पता है, आप इसमें पुट कर दो तो थर्ड इक्वेशन का ई नॉट पता लग जाएगा। अगर ऐसा होता कि ये रिएक्शन ओवरऑल सेल रिएक्शन होती, मतलब कंप्लीट सेल रिएक्शन होती, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पर अगर कंप्लीट सेल रिएक्शन मिल रही होती तो उस केस में सेकेंड रिएक्शन का ई नॉट माइनस फर्स्ट रिएक्शन का ई नॉट ही हमारी थर्ड रिएक्शन का ई नॉट हो जाता, मतलब हम ई नॉट को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते। लेकिन वो तब करते हैं जब थर्ड रिएक्शन आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन हो, जिसकी पहचान है कि इलेक्ट्रॉन विजिबल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन विजिबल है, मतलब ये सभी
हाफ सेल रिएक्शन हैं। हाफ सेल रिएक्शन मतलब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन हो रही होगी ये वो है। तो अब यहां पर आप डेटा पुट करके, एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड। हाँ बेटा, तो यहां पर हम लोग वैल्यूज पुट करें, इसमें एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करें तो क्या आने वाला है आप देखो। सेकेंड रिएक्शन का एन का मतलब इलेक्ट्रॉन है बेटा, एन की वैल्यू 3 है। सेकेंड रिएक्शन का ई नॉट, सेकेंड रिएक्शन का ई नॉट मतलब Fe+3 से Fe का ई नॉट, वो वैल्यू आपको दी है माइनस ऑफ 0.036 माइनस फर्स्ट रिएक्शन का एन जिसकी वैल्यू 2 है मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट रिएक्शन का ई नॉट जिसकी वैल्यू है माइनस ऑफ 0.44 डिवाइडेड बाय फाइनल रिएक्शन का एन जिसकी वैल्यू 1 है। और अगर आप इसको सॉल्व करो, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, तो ये वैल्यू सॉल्व होके आती है बेटा 0.772 वोल्ट। ई नॉट की वैल्यू आती है 0.772 वोल्ट। अब ये आ गई, अब आपको अपने रिजल्ट में यहां पर इसको यूज करना है। तो अगर हम लोग यहां यूज करें तो आप देखो क्या आएगा, 0.772 माइनस ई नॉट ऑफ आयोडीन जिसकी वैल्यू है 0.539। आपने कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल पुट कर दिया और इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी 12 में से 9 गए 3, 7, 6 में से 3 गए 3 और 7 में से 5 गए 2, 0.233 वोल्ट आपका ई नॉट आ गया। और ई नॉट आ गया तो डेल्टा जी नॉट अगर हम लोगों को निकालना है तो अगले पेज पे मैं लिखा देता हूं, डेल्टा जी नॉट जिसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट। और एन की वैल्यू कितनी है तो वो 2 है बेटा। एफ की वैल्यू कितनी है, इन्होंने अलग से दिया है क्या एफ की वैल्यू, हाँ 96500 96500 और ई नॉट की वैल्यू 0.233 यही निकाली थी हम लोगों ने, 0.233, हाँ बिल्कुल। तो इसको सॉल्व करके ये आपका आंसर जूल में आएगा, जूल में आएगा। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड भी करना होगा क्योंकि आंसर आपसे किलो जूल में पूछा गया है। और ये कैलकुलेशन भी मैंने कर रखी है, शायद एक बार देख लूं, हाँ कर रखी है। यहां पर ये आता है लगभग 45000 जूल लगभग, जिसको रफ किलो जूल में अगर लिखें तो ये आएगा बेटा 45 किलो जूल। और क्योंकि आपको आंसर मैग्नीट्यूड का बताना है तो मैग्नीट्यूड आपका आंसर है 45, मैग्नीट्यूड है 45। मतलब इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी, इस क्वेश्चन में जो रिएक्शन में जो इस ओवरऑल रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व है उसका डेटा देने की बजाय आपको किसी और का डेटा दे दिया है। तो जिसका डेटा आपको दे दिया है उससे जो डेटा आपको चाहिए वो कैसे निकाला जाता है, मतलब ये 2 हाफ सेल रिएक्शन से तीसरी हाफ सेल रिएक्शन का ई कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर 2 रिएक्शंस को सब्ट्रैक्ट करके ये इक्वेशन बन रही है तो इनका जो ई का रिजल्ट आएगा वो N1E, मतलब अगर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो N2E2 माइनस N1E1 अपॉन N फाइनल। अगर फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो N1E1 माइनस N2E2 अपॉन N फाइनल ऐसे आता है। मे भी कभी आपको ऐसा दिख सकता है कि 1 और 2 ऐड करने पर ये बन रही है तो फिर यहां पर प्लस साइन आ जाता है। इस तरह से ये अप्रोच की जाती है, तो हमें ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा, मतलब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मेंस लायक नहीं था, ये एडवांस लायक था और ये कभी एडवांस में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन एक बार एडवांस का बहुत फुल मार्क्स में पूछा गया है, मतलब जिसके भी पेपर में आया होगा ये क्वेश्चन उसकी तो बैंड बज गई होगी। इसमें कहा क्या है, कॉपर रिड्यूसेस नाइट्रेट आयन इनटू NO एंड NO2 डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HNO3। मतलब कहने का यह है कि यहां पर कॉपर HNO3 को रिड्यूस करके या तो NO में कन्वर्ट करता है या फिर HNO3 को रिड्यूस करके NO2 में कन्वर्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि HNO3 का कंसंट्रेशन क्या है, ऐसा बोला जा रहा है।
और NO और NO2 गैसेस हैं जिनके प्रेशर्स के डेटा आगे आपको दिए गए। आगे कहा जा रहा है एज्यूमिंग फिक्स्ड कॉपर आयन कंसेंट्रेशन, कॉपर आयन कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर फिक्स कर दिया है और NO और NO2 का प्रेशर भी फिक्स कर दिया है, देन HNO3 concentration at which thermodynamic tendency for reduction of copper, sorry, of reduction of, यहां पर कॉपर नहीं, यहां पर रिडक्शन होगा NO3 का, NO3 reduction of NO3 into NO and NO2 by copper is same is this result, ये लिखा हुआ है। तो द वैल्यू ऑफ 2x कितना होगा, वैल्यू ऑफ 2x आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। मतलब कहने का ये है कि किस कंसंट्रेशन, आपको ये पता करना है कि किस कंसंट्रेशन पर HNO3 का कंसंट्रेशन क्या हो कि उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी NO में और NO2 में सेम रहे, रिड्यूस होने की टेंडेंसी NO में और NO2 में सेम रहे। मतलब आपको फिर से देखो, ऊपर लिखा है द कंसंट्रेशन एट विच थर्मोडायनेमिक टेंडेंसी फॉर रिडक्शन ऑफ NO3 इनटू NO एंड NO2 बाय कॉपर इज सेम। मतलब कहने का ये है कि ये एक रिडक्शन की रिडक्शन दिखाया जा रहा है HNO3 का NO में और ये रिडक्शन दिखाया जा रहा है HNO3 का NO में। उन दोनों ही केसेस में कॉपर ऑक्सीडाइज होगा Cu+2 में, कॉपर ऑक्सीडाइज होगा Cu+2 में, कॉपर इस तरह से ऑक्सीडाइज होगा। अब कह रहे हैं कि दोनों रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक टेंडेंसी सेम है, इसका मतलब यह है कि दोनों रिएक्शंस का जो डेल्टा जी होगा वो इक्वल होगा, डेल्टा जी जो भी होगा वो इक्वल होगा। और इसका मतलब यह है कि दोनों रिएक्शन का बेटा ई इक्वल होगा, दोनों रिएक्शन का जो ईएमएफ होगा, दोनों रिएक्शन का जो ईएमएफ होगा वो दोनों रिएक्शन का ईएमएफ आपका इक्वल होगा, दोनों रिएक्शन का। और दोनों रिएक्शंस में आपको कॉपर आयन कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया है, कॉपर आयन कंसंट्रेशन दोनों रिएक्शन में आपका फिक्स कर दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कॉपर के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी दोनों रिएक्शन में सेम है। अगर कॉपर आयन कंसंट्रेशन दोनों में फिक्स्ड है, इसका मतलब कॉपर के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सेम है। और अगर ईएमएफ सेम है, इसका मतलब दोनों रिएक्शन में HNO3 के रिड्यूस होने की टेंडेंसी सेम है, तभी ईएमएफ सेम आ रहा है। तो आपको करना क्या है, दोनों रिएक्शन में HNO3 के रिड्यूस होने की टेंडेंसी को इक्वेट करके अपने रिजल्ट को कैलकुलेट करना है। मतलब कहने का यह है कि ये पहली रिएक्शन है जिसमें HNO3, एक्चुअली इसका अगर मैं HNO3 के रिडक्शन की पोटेंशियल की बात करूं तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा EHNO3 कन्वर्टिंग इनटू NO, और यहां लिखें तो इसको लिखा जाएगा EHNO3 कन्वर्टिंग इनटू NO2। और दोनों केस में ये डेटा इक्वल है, तभी दोनों केस में टेंडेंसी ऑफ HNO3 टू रिड्यूस सेम। तो आपको इन्हीं दोनों डेटा को इक्वेट करना है। लेकिन इक्वेट करते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको रिएक्शंस पहले लिखनी होगी। तो HNO3 के NO में रिड्यूस होने की रिएक्शन अगर लिखें तो यहां नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहां +2 है, मतलब बेटा इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। इसके अलावा इसको और बैलेंस करना पड़ेगा। तो जैसे ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाएं तो ऑक्सीजन के लिए H2O का सहारा लिया जाएगा। यहां 3 ऑक्सीजन है, यहां 1 ऑक्सीजन है, तो इधर की तरफ 2 H2O ऐड कर दें। अच्छा एक सेकेंड आप इसको इस तरह से लिखो, नाइट्रेट आयन को लिखना है हमें, नाइट्रेट आयन को लिखना है तो आप NO3 नेगेटिव कन्वर्टिंग इनटू NO, और ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन इसलिए गेन करेगा क्योंकि +5 से +2 में जा रहा है। ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो यहां पर 2 H2O और ऐड करना पड़ेगा, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए बेटा यहां पर 4H+ लिखना पड़ेगा, 4H+ लिखना पड़ेगा। इस तरह से ये बैलेंस हो गया। सिमिलर कहानी अगर हम नाइट्रेट के NO2 में कन्वर्जन की बात करें, नाइट्रेट NO2 में अगर कन्वर्ट हो रहा है
तो यहाँ +5 से +4 में जा रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी बेटा, यहाँ पर +4 होगी, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब बाकी को बैलेंस करें तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में H2O लिखा जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन कम था, और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में 2H+ लिखा जाएगा। ये सॉल्यूशन के अंदर होगा इस तरह से। और ये गैसेस हैं, ये गैसेस हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन में है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में है, और वाटर है तो उसको लिक्विड लिखा जाएगा। तो ये दोनों रिडक्शंस की रिएक्शंस मैंने बताई। थर्मोडायनेमिक टेंडेंसी तब सेम होगी जब दोनों के ई की वैल्यूज सेम हो। अब हमसे पूछा जा रहा है कि किस कंसंट्रेशन पर सेम होगी। हमें यहां पर NO और NO2 के प्रेशर्स बताए हैं क्वेश्चन में। कितना कितना बताया है? 10⁻³ बार, मतलब इसका प्रेशर 10⁻³ बार और इसका प्रेशर भी 10⁻³ बार, वो हमें दिया। तो और दोनों के E0 के डेटा भी दिए हुए हैं। E0 का डेटा पहली रिएक्शन के लिए क्या दिया है? E0 ऑफ NO3, ये बेटा NO3 है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं NO3 है, और इसी तरह से यहां पर ये NO3 है और यहां NO2 है। NO3 से NO2 का कन्वर्जन ये है 0.96 और ये है 0.79। इसको इधर लिख दे रहा हूं मैं, ज्यादा पीछे चले गए। ये है 0.96 वोल्ट इसका डेटा है, और इसका डेटा E0 ऑफ, इसका डेटा क्या है? 0.96 और 0.79 ये E0 का डेटा है, E0 का डेटा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि कंसंट्रेशन बताओ जिस समय इनके E की वैल्यूज इक्वल हो। E की वैल्यू, E0 का तो मतलब ये होता है कि सभी स्पीसीज के कंसंट्रेशन या प्रेशर की वैल्यू यूनिटी हो। अब E की वैल्यू को हमें इक्वेट करना है, तो अब मान लेते हैं कि HNO3 का जो कंसंट्रेशन है वो x मोलर है। x मोलर HNO3 के कंसंट्रेशन पर ये दोनों E इक्वल होंगे। तो अगर x मोलर HNO3 का कंसंट्रेशन है बेटा, तो इसका कंसंट्रेशन हुआ x मोलर, H+ कंसंट्रेशन भी होगा x मोलर, ये भी x मोलर, ये भी x मोलर। तो E निकालने के लिए हमें अगेन रिएक्शन कोशेंट चाहिए होगा, तो इसका रिएक्शन कोशेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो बनेगा प्रेशर ऑफ NO डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन। और इसी तरह से इसके लिए लिखें Q की वैल्यू, तो वो लिखा जाएगा प्रेशर ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, NO2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO3, ऐसे लिखा जाएगा। और आप अगर डेटा पुट करो, अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि नर्स इक्वेशन हम कंप्लीट सेल पर अप्लाई कर सकते हैं और हाफ सेल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहां जो रिएक्शंस लिखी जा रही है हाफ रिएक्शंस है जिस पर हम नर्स इक्वेशन लगाने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें तो यहां पर क्या आएगा? प्रेशर ऑफ NO दैट इज 10⁻³ डिवाइडेड बाय H+ कंसंट्रेशन x टू द पावर, सॉरी यहां पर 4 आएगा क्योंकि ये कोएफिशिएंट 4 है, तो x टू द पावर 4 इंटू यहां पर अगेन x, और इसी तरह से यहां पर Q निकाले तो 10⁻³ अपॉन क्या? x का स्क्वायर इंटू x, ये x का स्क्वायर इंटू x। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 10⁻³ अपॉन x टू द पावर 5, ये वैल्यू आपकी हो गई 10⁻³ डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3। अब नर्स इक्वेशन अप्लाई करें तो नर्स इक्वेशन के हिसाब से पहली रिएक्शन का E की वैल्यू होगी E0 दैट इज 0.96 माइनस 0.059, यही दिया है या कुछ और दिया है? 0.059 ही दिया है, ठीक है। लॉग ऑफ Q का मतलब 10⁻³ डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5, और यहां पर n की वैल्यू आएगी बेटा 3, ये 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। सिमिलरली अगर इसका E निकालें तो ये आएगा E0 दैट इज 0.79 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 1 है, लॉग ऑफ 10⁻³ अपॉन x का क्यूब, 10⁻³ अपॉन x का क्यूब। तो इस तरह से हमने x कंसंट्रेशन, x मोलरिटी ऑफ HNO3 पर
उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी हम लोगों ने निकाली। रिड्यूस होने की टेंडेंसी को ही हम रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हम लोगों ने निकाली। अब इन दोनों वैल्यूज को आपको इक्वेट करना है, क्योंकि टेंडेंसी सेम है तो इक्वेट करना है। तो इक्वेट करने के लिए मुझे अगले पेज का सहारा लेना पड़ेगा। 0.96 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 3 log of 10 to the power minus 3 upon x to the power 5 is equals to 0.79 minus 0.059 by 1 log of 10 to the power minus 3 upon x का क्यूब। ये दोनों वैल्यूज ये और ये मैंने इक्वेट कर दी, ये इक्वेट कर दी और इसको यूज करके हमें x निकालना है। तो अब ये x आएगा कैसे? आप क्या करो, इस 3 को अंदर ले लो। 3 को अंदर ले लेंगे तो क्या होगा? 3 को अगर अंदर ले लें तो क्या होगा? ये इसकी पावर में 1/3 आ जाएगा, पावर में 1/3 आ जाएगा और इसको लिखा जा सकता है क्या? 0.96 माइनस 0.059 लॉग ऑफ 3 ऊपर अंदर चला जाएगा तो ये आएगा बेटा 10 to the power -1 अपॉन x to the power 5/3, x to the power 5/3 मतलब वो क्यूबिक रूट हो गया। और इज इक्वल्स टू 0.79 माइनस 0.059 लॉग ऑफ 10 to the power -3 अपॉन 10 x to the power 3, x to the power 3, x to the power 3। अब इसको इधर लेके आ जाओ और इसको उधर लेके या इसको उधर लेके चले जाते हैं और ये वैल्यू इस साइड ले जाते हैं तो ये बनेगा 0.96 माइनस 0.79 इज इक्वल्स टू ये उधर जाएगा तो बनेगा 0.059 कॉमन ले लो और बनेगा log ऑफ 10 to the power -1 अपॉन x to the power 5/3 माइनस log ऑफ 10 to the power -3 अपॉन x to the power 3 और इसको क्या लिख सकते हैं? log a माइनस log b को लिखा जा सकता है log a अपॉन b। तो आपको क्या बनेगा? यहां से वैल्यू क्या आने वाली है? 16 में से 9 गए 7, 8 में से 7 गए 1, 0.17 इज इक्वल्स टू 0.059। अगर आप देख रहे हो तो इसमें आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कैलकुलेशन तो निहायत ही गंदी है, कैलकुलेशन तो बहुत ही ज्यादा गंदी है। 10 to the power -1 अपॉन x to the power 5/3 इंटू x क्यूब डिवाइडेड बाय x 10 to the power -3 ऐसे बनेगा ये 10 to the power -3। इस तरह से आपका ये एक्सप्रेशन बन जाएगा और इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो कैलकुलेशन में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है बेटा, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं। फाइनली x की जो वैल्यू आती है वो आती है एंटीलॉग लेने पर 10 to the power 0.66। x की वैल्यू 10 to the power 0.66 आती है, जिसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आती है 4.56। मैं कैलकुलेशन बचाने के लिए स्टेप्स यहां पर मैंने कम किए हैं। ये इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ये आएगा और यहां से x की वैल्यू आपकी इतनी आती है और आपको आंसर 2x बताना है, 2x में आंसर देना है तो 2x की वैल्यू आएगी 9.12 समथिंग। मतलब जो इंटीजर आपको बताना था दैट इंटीजर वाज 9, वो इंटीजर आपका 9 है। ठीक, तो इस तरह से थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, थोड़ा नहीं मैं तो बोलूंगा बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन था। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे मैक्सिमम कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, इससे ज्यादा कैलकुलेशन तो बहुत कम ही देखने को मिलेगी। और अगर आप इस क्वेश्चन को डील कर ले जाते हो, कैलकुलेशन को डील कर ले जाते हो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गैल्वेनिक सेल में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आती है, कैसे काम किया जाता है वो आप समझ, तो कैलकुलेशन आप इसमें कंप्लीट करके आंसर निकालना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें कहा जा रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट उसे बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट उसे बोला जाता है जिसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे, और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम है का मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये उसका मीनिंग होता है।
तो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, विथ लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, विथ लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो अब आप देखो सबसे कम वैल्यू आपको कौन से दिख रही, 0.76 टू 0.77, ये प्लस में है तो ज्यादा है, ये प्लस में है तो ज्यादा है, ये है और ये दो वैल्यूज है, उसमें सबसे ज्यादा कम वैल्यू कौन सी है, तो सबसे कम वैल्यू है ये -0.74, बड़ा हो गया। तो इसका मतलब सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, जिंक आयन। जिंक सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब उसके जिंक आयन के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से ये चीज देखी जाती है और ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत पुराना है और आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आज भी ये वैसे ही ट्रेंडिंग है, मतलब ये चीज आपको आज भी देखने को मिलेगी, बार बार ये पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्या कह रहे हैं, इसमें यहां पर कहा जा रहा है बेटा कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ MnO4 नेगेटिव, MnO4 ऊपर चला गया, 4 ऊपर चला गया, 4 को नीचे होना चाहिए, यहां पर 4 होना चाहिए, यहां पर नहीं, MnO4 नेगेटिव Mn+2 ऐसे लिखा हुआ है, यहां पर भी वो 4 ऊपर चला गया, यहां पर होना चाहिए, ठीक है। MnO4 नेगेटिव Mn+2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर आपसे कही जा रही है x × 10⁻⁻4 है, और इफ कितना चेंज हो जाएगा अगर H+ कंसंट्रेशन 1 से चेंज हो करके 10⁻⁻4 हो जाए तो बेसिकली बेटा अगर हम लोग MnO4 की ऑक्सीडाइजिंग पावर की रिएक्शन लिखें, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीनना है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीनना है, और इलेक्ट्रॉन छीनना है का मतलब अपने आप को रिड्यूस करना है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब अपने आप को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ऑक्सीडाइजिंग पावर कहलाती है। तो अगर रिड्यूस होने की टेंडेंसी की रिएक्शन लिखी जाए तो वो बनेगा MnO4 नेगेटिव से Mn+2 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जाने के लिए ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो 4 ऑक्सीजन इधर है तो आप उसको बैलेंस करने के लिए 4 H2O जोड़ दो, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, और इसके अलावा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में 8 H+ जोड़े जाएंगे, और इस तरह से ये MnO4 नेगेटिव के रिड्यूस होने की टेंडेंसी की रिएक्शन लिखी हुई है, जिसमें ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि अगर H+ कंसंट्रेशन 1 मोलर से बदल करके 10⁻⁴ मोलर हो जाए तो इसकी टेंडेंसी पर, ऑक्सीडाइजिंग पावर पर क्या फर्क पड़ेगा। तो और ये कहा गया है कि बाकी आयंस MnO4 नेगेटिव या Mn+2 के कंसंट्रेशन को सेम रखो, एज्यूम कंसंट्रेशन ऑफ MnO4 नेगेटिव एंड Mn+2 टू बी सेम ऑन चेंज इन H+ कंसंट्रेशन, मतलब उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे। तो मान लेते हैं कि यहां पर MnO4 नेगेटिव और Mn+2 का कंसंट्रेशन 1 है, इसका मतलब जो इनिशियली आपको स्टेज दिखाई गई उसमें सभी स्पीसीज स्टैंडर्ड स्टेट में दिखा दी, 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर। इसका मतलब इस समय इस रिएक्शन का या इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी, इसका मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन MnO4 नेगेटिव से Mn+2 ऐसे किया जाएगा, वो डेटा स्टैंडर्ड डेटा कहलाएगा, वो डेटा स्टैंडर्ड डेटा कहलाएगा जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, स्टैंडर्ड डेटा भी हमें नहीं दिया, कोई बात नहीं। और जब इन्होंने कंसंट्रेशन को चेंज, H+ का कंसंट्रेशन चेंज करके 10⁻⁴ किया है और बाकी को चेंज नहीं किया, उसको 1 मोलर ही रखा है, उस समय अब ये स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं रहा तो उस समय इसकी वैल्यू को सिंपली रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं बोला जाएगा। तो अगर हम लोग इस स्टेज में ये भी बहुत बार अलग अलग तरह की भाषा बना करके सेम क्वेश्चन पूछा गया,
कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब इसमें कुछ नहीं करना होता, हमें हाफ सेल पर नर्स्ट इक्वेशन लगानी होती है। और ये कह रहे हैं कि चेंज की वजह से ई की वैल्यू कितनी बदली होगी। तो अगर हम लोग सेकेंड स्टेज में नर्स्ट इक्वेशन लगाने के लिए क्यू निकालें तो क्यू का एक्सप्रेशन बनेगा क्यूसी का कंसंट्रेशन ऑफ Mn+2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H+ का पावर 8 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ MnO4 नेगेटिव। और बाकी कंसंट्रेशन तो 1 ही है, तो Q की वैल्यू आपकी आएगी 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -4 टू द पावर 8 का मतलब 10 टू द पावर 32। 8 चौको 32 आ जाएगा, और वो ऊपर चला गया तो ये प्लस में आ गया, तो ये Q आ गया। इसके अलावा नर्स्ट इक्वेशन लगाने के लिए N की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तो वो हमें साफ साफ दिख ही रही है 5। अब नर्स्ट इक्वेशन अगर अपन अप्लाई करें तो नर्स्ट इक्वेशन दैट इज E is equals to E0 minus 0.059 divided by N log of Q, ये एक्सप्रेशन है। और इसको आप लिख सकते हो E minus E0 is equals to minus 0.059 upon N log of Q। आप सोच रहे होगे ये ऐसा क्यों किया, तो बेसिकली बेटा आपको यही चाहिए, आपको यही चाहिए। कहने का मतलब है कि पहले E की वैल्यू E0 है, फिर कंसंट्रेशन बदलने के बाद वो E हो गया, तो E0 से E होने पर वैल्यू कितनी चेंज हो गई, वही आपसे पूछा गया है। चेंज इन ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब ये वैल्यू है जब कंसंट्रेशन ऑफ H+1 मोलर है, और ये वैल्यू E की है जब कंसंट्रेशन ऑफ H+ 10 टू द पावर -4 मोलर हो गया, तो उसका डिफरेंस यही आएगा। और अगर आप वैल्यूज यहां पुट करते हो तो -0.059 डिवाइडेड बाय 5 इंटू लॉग ऑफ 10 टू द पावर 32, जिसको हम लोग लिख सकते हैं -0.059 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 5 का मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। एक बार देख लेता हूं मैंने शायद सॉल्व करके रख रखा है इसको। मैं आपको डिस्कस करने से पहले सारे क्वेश्चन खुद से बैठ के सॉल्व करता हूं, मतलब जिससे यहाँ पर कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम खर्चा ना हो जाए, हम लोग अपना टाइम बचा सकें। बेटा ये वैल्यू आती है 0.3776 वोल्ट, वोल्ट में है, जिसको लिखा जा सकता है 3776 इंटू 10 टू द पावर -4 वोल्ट। और आपको 10 टू द पावर -4 के टर्म में ही लिखना था, तो जो आंसर आपका आ रहा है दैट इज 3776। आंसर नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आंसर है, लेकिन आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज लिखना था, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज होगा 3776 इंटू 10 टू द पावर -4। इस तरह से हमने कंसंट्रेशन बदलने की वजह से ई में कितना चेंज आया है वो निकाल लिया। ठीक, ये क्वेश्चन था। मतलब अगेन आप देखो ले दे के वही नर्स्ट इक्वेशन आपसे अप्लाई करवाई जा रही है। गैल्वेनिक सेल का मतलब है नर्स्ट इक्वेशन, दैट्स ऑल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोरेट को इलेक्ट्रोलिसिस से ऐसे प्रिपेयर किया गया है और कहा जा रहा है कि इफ अ करंट ऑफ x एम्पियर हैज टू बी पास्ड फॉर 10 आवर टू प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है बेटा KClO3। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 10 ग्राम प्रोड्यूस करना है तो आपको कितनी एम्पियर की करंट 10 घंटे तक पास करनी होगी। ये इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ही इलेक्ट्रोलिसिस है। मतलब स्टेटमेंट ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस में हम चार्ज फ्लो कराते हैं जिससे हमारा मैटर इलेक्ट्रोलाइज होके मिलता है। मतलब कहने का ये है मे बी ऑक्सीडाइज हो, मे बी रिड्यूस हो, और उस ऑक्सीडेशन रिडक्शन में उसका कुछ मास इन्वॉल्व होगा। और कॉन्सेप्ट ये है कि जितने इक्विवेलेंट नहीं, जितने फैराडे चार्ज फ्लो करता है उतने ही इक्विवेलेंट सब्सटेंस रिड्यूस होता है या ऑक्सीडाइज होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कैथोड पर रिड्यूस हो रहा है या एनोड पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि जैसे हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम ये कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे रिएक्शन के दौरान। अब उसी प्रोसेस में
चार्ज भी अगर इन्वॉल्व है तो चार्ज जो कंज्यूम होगा उसके इक्विवेलेंट भी उतने ही होंगे। और बस अंतर यह है कि चार्ज के लिए वर्ड इक्विवेलेंट यूज करने की बजाय फैराडे यूज किया जाता है। इक्विवेलेंट की जगह फैराडे, चार्ज के लिए वर्ड फैराडे यूज किया जाता है, मास के लिए वर्ड इक्विवेलेंट यूज किया जाता है। मतलब मैटर जो इन्वॉल्व है उसका अमाउंट इक्विवेलेंट के टर्म में लिखते हैं और चार्ज जो इन्वॉल्व है उसका अमाउंट फैराडे के टर्म में लिखते हैं। तो ये भी एक पेट पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपको कहा जा रहा है कि 10 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को आपको प्रोड्यूस करना है, तो आप यहां से मोल ऑफ KClO3 कितना प्रोड्यूस करना है वो निकाल सकते हो। वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 122.6 मोल, 122.6 मोल। अब मोल आपको पता लग गए तो इससे आप इक्विवेलेंट ऑफ KClO3 कितना प्रोड्यूस होना है वो निकाल सकते हो। प्रोड्यूस्ड वो कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय उसका एन फैक्टर इक्विवेलेंट होता है। और एन फैक्टर क्या होगा, तो एन फैक्टर इसके केस में कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बना है, तो आपको दिख या लूज करने से ये बना है, तो आपको ये दिख रहा है, ये ओवरऑल रिएक्शन दिख रही है कि पर मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब Cl नेगेटिव जब ClO3 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, मतलब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की है उसमें ये कन्वर्ट हो रहा है। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन -1 से +5 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जो कि आपको दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब उसका एन फैक्टर होगा 6। तो आप मोल में एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इक्विवेलेंट पता लग जाते हैं। और जितने इक्विवेलेंट KClO3 प्रोड्यूस हो रहा है उतने ही फैराडे इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैराडे ऑफ चार्ज फ्लो, उतना ही फैराडे ऑफ चार्ज फ्लो हुआ होगा। और फैराडे ऑफ चार्ज अगर पता लग गया, और एक फैराडे चार्ज का मतलब होता है 96500 कूलम चार्ज। तो अगर टोटल चार्ज फ्लो अगर हम लोग निकालें, टोटल चार्ज फ्लो कितना हुआ, तो नंबर ऑफ फैराडे मल्टीप्लाइड बाय 96500 कूलम, 96500 कूलम। तो यहां पर वैल्यूज पुट करें तो 10/122.6 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 96500। और चार्ज का फॉर्मूला होता है I इंटू टी, एम्पियरेज इंटू टाइम, और टाइम सेकंड में होना चाहिए। तो आप यहां पर वैल्यू पुट करो। I को आपने x लिखा हुआ है और t आपका 10 घंटा है, उसको मिनट और फिर सेकंड में भी कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। आप 2 3 0 तो ऐसे ही उड़ा दो, यहां से, और फाइनल x आएगा 6 इंटू 965 अपॉन 122.6 इंटू उधर वाला 6 इंटू उधर वाला 6, और एक 6 और कट गया। और इसको सॉल्व करके कितनी वैल्यू आती है मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो ये कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये सॉल्व होके आता है बेटा 1.3 समथिंग, 1.3 एम्पियर समथिंग। और इंटीजर में आपको आंसर देना था नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर आपका 1 है x एम्पियर, और वो 1.3 आ रहा है, और नियरेस्ट इंटीजर 1 आता है। तो इस तरह से वेल नोन क्वेश्चन है। मतलब ये इलेक्ट्रोलिसिस इतनी ही इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट है कि जितने फैराडे चार्ज फ्लो होगा उतने ही इक्विवेलेंट सब्सटेंस रिड्यूस होगा, उतने ही इक्विवेलेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। मतलब यहां पर Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो रहा है जिससे ClO3 नेगेटिव प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हमें Cl नेगेटिव के इक्विवेलेंट बताने हो कि कितने इक्विवेलेंट Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा, तो वो नंबर भी इतना ही आएगा जो यहां पर लिखा हुआ है। तो सारे इलेक्ट्रोलिसिस के इक्वेशन सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट एक ही है कि जितने इक्विवेलेंट सब्सटेंस रिड्यूस होता है या ऑक्सीडाइज होता है उतने ही फैराडे चार्ज फ्लो होता है। तो वहां से हमें फैराडे में चार्ज पता लग जाता है, उसको 96500
से मल्टीप्लाई करने पर वो चार्ज कूलाम में आ जाता है, और चार्ज इज इक्वल टू आई करंट इनटू टाइम होता है फॉर्मूला। तो Q इज इक्वल टू आई टी फॉर्मूले से हम लोगों ने, ये Q था, Q इज इक्वल टू आई टी फॉर्मूले से I की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कंडक्टेंस से रिलेटेड है। अब कंडक्टेंस रिवाइज कर लें हम लोग। तो इसमें क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन बेसिकली यूनिट की वजह से मुश्किल हो गया। क्या खास बात है, आप यहां पर देखो तो 5 मिली मोल पर मीटर क्यूब कंसंट्रेशन ऑफ KCl, कंसंट्रेशन दिया है मिली मोल पर मीटर क्यूब में। नॉर्मली हम लोग कंसंट्रेशन मोलरिटी के टर्म में लिखते हैं, मोल पर लीटर, लेकिन यहां पर कंसंट्रेशन इन्होंने मिली मोल पर मीटर क्यूब लिखा है। तो इसको पहले अप्रोप्रिएट यूनिट में चेंज कर लें। अगर यहां पर लिखा है KCl का कंसंट्रेशन 5 मिली मोल पर मीटर क्यूब, तो मिली मोल को आप लीटर में मोल में लिखोगे तो 10 टू द पावर -3 आएगा, मोल हो गया। और मीटर क्यूब को लीटर में लिखोगे तो नीचे आएगा 10 टू द पावर 3 लीटर। तो ये फाइनली आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल पर लीटर, क्योंकि एक मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। तो इस तरह से आपका मोलरिटी के टर्म में आपको कंसंट्रेशन मिल गया। चलो आगे पढ़ते हैं। एक चीज तो ठीक करी हम लोगों ने। आगे लिखा है कि ये सॉल्यूशन हैज कंडक्टेंस ऑफ 0.55 मिलीसाइमन, MS का मतलब मिलीसाइमन है। When measured in a cell constant, in a cell with a cell constant, in a cell with सेल कांस्टेंट, ये दिया हुआ है। सेल कांस्टेंट का मतलब L/A, मतलब लेंथ सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड को सेल कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो दो इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं, कैथोड एनोड, उनके बीच की सेपरेशन फिक्स्ड ही होती है, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स्ड ही होता है, मतलब लेंथ और एरिया फिक्स्ड है, तो L/A फिक्स्ड होता है, उसी को सेल कांस्टेंट बोला जाता है। वो दिया है। और मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है, और वो भी मिलीसाइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो अगर आपको याद हो तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, एक कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी, या फिर एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं मोलर कंडक्टेंस का, कप्पा डिवाइडेड बाय 1000 इंटू मोलरिटी। दोनों में अंतर यह होता है कि पहले वाले फॉर्मूले को यूज करते समय कप्पा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में लिखा जाता है, और दूसरे वाले में कप्पा साइमन मीटर इनवर्स में लिखा जाता है। और पहले वाले से हमारा मोलर कंडक्टेंस आता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, और दूसरे वाले से हमारा आंसर आता है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में। ये फॉर्मूले हैं, उनके ये रिजल्ट्स हैं, लेकिन हमारी यूनिट तो कुछ और ही दिख रही है। ठीक है, और कंडक्टेंस हमको दिया है, तो कंडक्टेंस से अगर मोलर कंडक्टेंस निकालना है, जिसका ये फॉर्मूला है, तो उसके लिए हमें कप्पा का मतलब कंडक्टिविटी चाहिए होगा, और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है बेटा, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय L/A मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट, ये फॉर्मूला है। तो अब इससे हम लोग कप्पा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 0.55 ये मिली साइमन है, इसको साइमन में लिख दो, जिससे हम उस यूनिट में काम करें जिससे हम यूज टू हैं। बाद में फिर हम कन्वर्जन कर देंगे। मिली साइमन इंटू L/A की वैल्यू आपको दी गई है 1.3, तो यहां से आपको आंसर मिलेगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, क्योंकि ये वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में। अब अगर कप्पा आपका साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो आप पहला वाला फॉर्मूला यूज करके मोलर कंडक्टेंस निकालो। तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा, दैट इज 0.55 into 10 to the power -3 into 1.3 into 10,000 divided by molarity, molarity ये आई है 5 into 10 to the power -6। तो यहां से आपको आंसर मिलेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आंसर मिलेगा। लेकिन आपको आंसर क्या चाहिए? आपको चाहिए मिली साइमन।
इसके अलावा आपको चाहिए सेंटीमीटर की जगह मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल, इसमें आपको आंसर चाहिए। तो अब ये आंसर चेंज कैसे करें, तो साइमन को मिली साइमन में कैसे कन्वर्ट करें, 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करके। एक साइमन में 1000 मिली साइमन होगा, तो आप इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करो। इसके अलावा सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें, तो एक सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 मीटर होता है, या एक मीटर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो एक सेंटीमीटर का स्क्वायर, एक सेंटीमीटर का स्क्वायर 10 टू द पावर -4 मीटर का स्क्वायर होगा। 10 टू द पावर -4 मीटर के स्क्वायर से आप इसको मल्टीप्लाई करो। तो ये आपका काम हुआ, ये आपका काम हुआ, और अब आपका आंसर आपको मिलेगा। मतलब ये सब कुछ आपसे करवाया गया। मतलब देख लो क्या जमाना आ गया है, क्या क्या कुछ करना पड़ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कितना कुछ यहाँ पर हमसे करवाया जा रहा है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, कैलकुलेशन में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से देख ले, जल्दी से, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ एक सेकेंड, हाँ ये वैल्यू आती है 14.3 मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। और क्योंकि आंसर आपको इंटीजर में बताना है तो वो आंसर आपका 14 हो जाएगा। 14 आंसर आपका 14 है। कैलकुलेशन आप लोग भी एक बार चेक कर लेना, मे बी कि मुझसे कैलकुलेशन एरर हो गई हो, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है और जल्दीबाजी में हो सकता है हो, लेकिन आप लोग केयरफुल रहना। मुझसे एरर हो जाए चल जाएगा एक बार, आपसे नहीं चलेगा, ठीक है। और अब तो देख रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, इसलिए हमें कैलकुलेशन भी अपनी अच्छी रखनी ही है। कन्वर्जन तुरंत करने पड़ेंगे, टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन वो भी कंडक्टेंस का ही है। इसमें कहा जा रहा है, ये सब ज्यादातर आप देखो तो लास्ट ईयर वाले ही क्वेश्चन हैं। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हमें पूरे पेपर में दिख रहा है। मतलब यहाँ तो हम लोग लगभग 15 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन आप देखो तो 15 से ज्यादा क्वेश्चन आपको एक ही साल में मिल जाएंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसमें कहा गया है एक केसीएल सोल्यूशन, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और कहा जा रहा है इफ द सेम सेल इज फिल्ड विथ HCl सोल्यूशन। मतलब पहले इन्होंने KCl फिल किया था, बाद में उसमें HCl फिल कर दिया, और कहा जा रहा है कि उसका रेजिस्टेंस 1.03 है, तो कंडक्टिविटी बताओ। मतलब इन्होंने KCl सोल्यूशन के लिए आपको कंडक्टिविटी भी बताई, दैट इज 0.14 साइमन मीटर इनवर्स, और आपको रेजिस्टेंस भी बताया 4.19 ओम। फिर आपने उसी कंडक्टिंग सेल को यूज किया, उसमें HCl फिल कर दिया, और उस HCl सोल्यूशन का रेजिस्टेंस आपने देखा 1.03 ओम है, और आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी। कंडक्टिविटी आपसे पूछी गई, कंडक्टिविटी। तो अगर सेम सेल यूज किया गया बेटा, इसका मतलब यह है कि उन दोनों केस में जो सेल कांस्टेंट होगा वो सेम होगा, L/A की वैल्यू सेम होगी, और वो L/A की वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे आपको रिलेशन पता होता है कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू L/A, और कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो G की जगह 1/R लिख सकते हैं इंटू L/A। तो यहां से L/A की वैल्यू आएगी कप्पा मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, और L/A कितना आ जाएगा, तो 0.14 मल्टीप्लाइड बाय 4.19। ये आपका मीटर इनवर्स में आंसर आ गया, सेल कांस्टेंट, क्योंकि कप्पा मीटर इनवर्स में है तो वो मीटर इनवर्स में ही आएगा। अब फिर से आपको क्या करना है, कप्पा निकालना है, तो कप्पा इज इक्वल टू G L/A, G का मतलब 1/R इंटू L/A, और R का वैल्यू 1.03 इंटू L/A की वैल्यू वहां निकली है 0.14 इंटू 4.19, कप्पा की वैल्यू
साइमन मीटर इनवर्स में ये आ गई। और इसको सॉल्व करके कितना आता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ये वैल्यू आती है बेटा 56.9 इंटू 10⁻⁻² साइमन मीटर इनवर्स, ये वैल्यू आती है। और हमें इंटीजर फिल करना है तो इंटीजर में आपको फिल करना होगा 57 आपको फिल करना होगा। आपका आंसर है 57। तो इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सेल कांस्टेंट दोनों में सेम रखना है और आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कोलेराउस लॉ का है। कोलेराउस लॉ हम लोग पढ़ते हैं, इसमें इन्होंने मोलर कंडक्टिविटीज दी गई है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, मतलब हमें लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऐसे लिखा जाता है। बेरियम क्लोराइड का डेटा दिया हुआ है 280 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमें H2SO4 का डेटा दिया हुआ है, H2SO4 का डेटा दिया हुआ है दैट इज 860 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और इसके अलावा हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डेटा भी दिया है, HCl का डेटा भी दिया है जिसकी वैल्यू 426 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और पूछा क्या जा रहा है, बेरियम सल्फेट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बेरियम सल्फेट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या? तो कोलेराउस लॉ को यूज करके ये निकालना है। और इसका सिंपल तरीका होता है, आपको ये देखना है कि आपको एक बेरियम आयन का डेटा चाहिए, एक सल्फेट आयन का डेटा चाहिए। आप यहां से देखो तो इस डेटा में एक बेरियम आयन का डेटा है, इस डेटा में एक सल्फेट आयन का डेटा है, लेकिन इस डेटा में दो क्लोराइड का भी डेटा है और इस डेटा में दो हाइड्रोजन का भी डेटा है, H+ का डेटा है, तो उसको हटाना भी पड़ेगा। तो इसको लिखा जा सकता है क्या, मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम क्लोराइड प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H2SO4 माइनस 2 टाइम्स मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl। तो ऐसा करने पर आपको बेरियम क्लोराइड का डेटा मिल जाएगा। अगर हम लोग ये काम करते हैं तो हमें नेट रिजल्ट बेरियम क्लोराइड का डेटा कितना होगा वो निकल के आ जाएगा। सॉरी, बेरियम सल्फेट कितना होगा वो हमें मिल जाएगा। बेरियम सल्फेट 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हमने माइनस कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, डेटा पुट करना है 280 प्लस 860 माइनस 2 टाइम्स 426। तो इसको सॉल्व करने पर अगेन कितना आंसर आएगा, वो इंटीजर ही आएगा क्योंकि इससे अच्छा इंटीजर का और कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो ये बेटा सॉल्व होके आता है 288 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यहां पर फिल करना है 288, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ठीक, कोलेराउस लॉ को रिकॉल करने के लिए जिस पर बेस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी उसी का एक्सटेंशन है। इसमें क्या कहा गया है कि कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक एसिड HA ऑफ कंसंट्रेशन 0.001 मोल पर लीटर का मतलब 1 मोलर, मतलब 0.01 मोलर इज दिस मच। कंडक्टिविटी हमें दी गई और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का डेटा दिया है और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HA पूछा है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब HA जो कि एक वीक एसिड है, पानी में वो इस तरह से आयोनाइज होता है, या जिसको हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये इस तरह से डिसोशिएट होता है, ऐसे डिसोशिएट होता है। और इस डिसोशिएशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसी को बोला जाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू का एक्सप्रेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो वो इस तरह से बनता है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA। और अगर इनिशियल कंसंट्रेशन HA का C मोलर है और अगर हम ये कहें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA अल्फा है तो ये बचता है C1 माइनस अल्फा, ये बनता है C अल्फा, ये बनता है C अल्फा, और अगर यहां पर वैल्यू पुट करें तो रिजल्ट आता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो आपको ये K पूछा गया है, K ये पूछा गया है।
आप निकाल सकते हो। अगर सी आपको दिया गया, सी की वैल्यू आपको दी गई है 0.001, अगर अल्फा पता लग जाए तो आपका काम हो जाएगा। और आप यहां पर एक कंडक्टेंस पढ़ते समय एक रिजल्ट आपको बताया जाता है कि किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर अल्फा की वैल्यू बराबर होती है उस कंसंट्रेशन पर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्योंकि अगर सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड है, इसका मतलब होता है बेटा कि हमारा जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% आयोनाइज हो चुका होगा, 100% आयोनाइज, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंसंट्रेशन के घटने के साथ बढ़ता है। अब अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, इसका मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो है, कंसंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो है। और अगर कंसंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टेंडिंग टू 1 होगा, मतलब 100% आयोनाइज हो गया। और उस समय जो कंडक्टेंस हमें दिखता है उसको कहते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब 100% आयोनाइज होने से जो कंडक्टेंस मिलता है वो ये वैल्यू है। और जिस भी कंसंट्रेशन पर अल्फा निकालना है, उस कंसंट्रेशन पर जो भी डिसोसिएशन हुआ होगा उसका कंडक्टेंस की वैल्यू अगर आपको पता हो और ये भी पता हो तो अल्फा आ जाएगा, और अल्फा आ गया तो के आ जाएगा। तो अब आप लैम्डा एम इनफाइनाइट आपको दिया गया, ये लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इनफाइनाइट ऐसे लिखा जाता है। अब अगर आप लैम्डा एम निकाल लो, जिसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000, अगर सेंटीमीटर इनवर्स में डेटा है, डिवाइडेड बाय मोलरिटी। आपको अगर कप्पा मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इतनी सारी बातें मैं बता देता हूं, कैसे डाइजेस्ट होती होगी, मतलब काफी लोड पड़ता होगा आप लोगों को, इतनी सारे क्वेश्चंस एक साथ। लेकिन वैसे तो आप लोग काफी इंटेलिजेंट होते हो, तो सारी बातें बड़े आराम से डाइजेस्ट कर ले जाते होगे। मतलब मुझे लगता है कि दिक्कत होती होगी, लेकिन आप सब लोग मेहनती हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर ही लेते होगे। सही है, बस लगे रहो बेटा, इसी तरह से लगे रहो। हमें यहाँ पर कप्पा दिया गया है, मोलरिटी पता है, तो हम लोग मोलर कंडक्टेंस कंसंट्रेशन 0.01 पर निकाले तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.001। 0.001 का मतलब 10⁻³ ही है, और ये ऊपर आएगा तो यहां से आएगा बेटा 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये वो उस समय कंडक्टेंस है जब कंसंट्रेशन की वैल्यू 0.001 मोलर है, 0.001 मोलर है। और उस समय ये इलेक्ट्रोलाइट हमारा 100% आयोनाइज नहीं हुआ होगा। कितना हुआ होगा अगर हम वैल्यू पुट करें इस फॉर्मूले में, तो हमें अल्फा मिल जाएगा, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर डेटा आपको दिया है 190, तो यहां से अल्फा आया 2/19, 2/19। अब ये अल्फा आप यहां पुट करोगे तो के की वैल्यू c दैट इज 10⁻³ ये 10⁻³ ही है बेटा, इंटू 2/19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 2/19। और इसको सॉल्व करने पर हमें के मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, मैंने पहले ही कर ली है कैलकुलेशन, और वो कैलकुलेशन करके कितना आता है, एक सेकंड, कहाँ गया, ओहो क्यों नहीं खुल रहा भैया। ठीक है, ये वैल्यू आती है बेटा सॉल्व करके। कैलकुलेशन के लिए तो मेरी सहानुभूति आपके साथ हमेशा रहती है कि आपकी कैलकुलेशन हमेशा सही ही हो, क्योंकि कैलकुलेशन आज की डेट में एक इशू बन चुका है। मतलब ये पहले नहीं था, आजकल कुछ ज्यादा ही बन गया है। मतलब आजकल पेपर को टफ बनाने के लिए कैलकुलेशन मुश्किल दी जाने लग गई है, उसके थ्रू बनाया जाता है। ये आ रहा है 12.3 इंटू 10⁻⁻6। तो आपको जो आंसर फिल करना है वो आंसर फिल करना है 12, मतलब जो नियरेस्ट इंटीजर होगा बेटा वो नियरेस्ट इंटीजर होगा 12। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर 12। एक क्वेश्चन और है, ये भी अभी पिछले साल का ही पूछा हुआ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में वो भी देख लो आप जल्दी से। इसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा है कौन सा सही है कौन सा फॉल्स है, वो बताना है। पहला स्टेटमेंट लिखा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब लैम्डा इनफाइनाइट ही होता है, ऑफ KCl
इज जिसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला है, इज हाइयर एज कंपेयर टू दैट ऑफ एसिटिक एसिड। मतलब लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ KCl और लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ एसिटिक एसिड को कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि KCl का लैम्डा एम इनफाइनाइट ज्यादा होगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो एक बात तो आप हमेशा ध्यान रखो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सब लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सब लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सब लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं का मतलब सभी का आयोनाइजेशन 100% होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो उस समय एसिटिक एसिड भी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा ही बिहेव करेगा। कहने का मतलब ये है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टेंस हमें मिलता है वो 1 मोल K पॉजिटिव की वजह से मिलेगा और 1 मोल Cl नेगेटिव की वजह से मिलेगा इन केस ऑफ KCl, और इन केस ऑफ एसिटिक एसिड वही वैल्यू 1 मोल H प्लस की वजह से मोलर कंडक्टेंस मिलेगा और 1 मोल एसीटेट आयन की वजह से मोलर कंडक्टेंस हमें मिलेगा। मोलर का मतलब 1 मोल, ठीक। और हमेशा याद रखो जैसे एनायंस को अगर कंपेयर करें, एनायंस को अगर कंपेयर करें तो एनायंस का जो मोलर कंडक्टेंस होता है, 1 मोल का कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस अगर कंपेयर करें तो Cl नेगेटिव का साइज छोटा होगा, Cl नेगेटिव का साइज छोटा होगा तो इसकी हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगी, और एसीटेट आयन का साइज बल्कि होगा तो इसकी हाइड्रेटेड रेडियस कम होगी। इसकी वजह से एसीटेट आयन का मोलर कंडक्टेंस ज्यादा, एसीटेट का। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां अगर कैटायन को कंपेयर करें तो H प्लस कैटायन का मोलर कंडक्टेंस अदर कैटायंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं डेटा आपको बताऊं, हालांकि वो डेटा आपको याद नहीं रखना है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये वैल्यू लगभग 450 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है लगभग, जबकि ये वैल्यू लगभग 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है। मतलब कहने का ये, और इनके अगर डेटा हम लोग बात करें तो ये कंपैरेबल डेटा ही है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, 5-10 यूनिट का डिफरेंस होता है। तो क्योंकि एसिटिक एसिड में H प्लस आयन है जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस करेगा और उसका कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर कैटायन, मतलब कोई सा भी कैटायन आप देख लो H प्लस का कंडक्टेंस ज्यादा ही होगा। इसलिए नेट रिजल्ट एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू KCl। एसिटिक एसिड का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू KCl, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट गलत, पहला स्टेटमेंट बेटा गलत, ठीक, हमेशा याद रखना। और एक बात आप, जैसे जब भी कंडक्टेंस को कंपेयर किया जाता है तो कैटायंस को कैटायंस से कंपेयर करते हैं, एनायंस को एनायंस से कंपेयर करते हैं। अगर हम साइज के बेसिस पर कंपेयर कर रहे हैं तो इन जनरल जिस आयन की हाइड्रेटेड रेडियस छोटी होगी उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा फास्ट मूव कर पाएगा। और अगर हम इसी तरह से एनायन के लिए भी ये बात ट्रू है, लेकिन अगर किसी कैटायन को H प्लस से कंपेयर कर रहे हैं तो H प्लस का कंडक्टेंस हमेशा ज्यादा देखने को मिलता है। सिमिलरली किसी एनायन को अगर OH आयन से कंपेयर करें तो OH का आयन का कंडक्टेंस अदर एनायन से भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और उसकी वजह एक मैकेनिज्म से एक्सप्लेन भी होती है, हालांकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है तो मैं उसमें जाता नहीं कभी, लेकिन आप इस रिजल्ट को हमेशा याद रखना कि H प्लस कैटायन और OH माइनस एनायन का कंडक्टेंस अदर कैटायंस और एनायंस से बहुत ज्यादा होता है। और इस वजह से रिजल्ट उल्टा है जो लिखा है यहाँ पर। नॉर्मली उनको लगा कि सब लोग झांसे में आ जाएंगे, झांसे में आ जाएंगे कहने का मतलब ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कम आयन देगा तो उसका कंडक्टेंस कम मिलेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% आयोनाइज होगा तो ज्यादा कंडक्टेंस देगा, वैसी लैंग्वेज लिखी है। लेकिन ये भूल गए कि यहाँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का मतलब जब सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड स्टेट में है उस समय को कंडक्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं, और इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड स्टेट में सभी इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज हो जाते हैं। हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में एक लॉ पढ़ते हैं, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, जो ये बताता है कि ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होता है। तो वहां से भी आप रिकॉल कर सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरे स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस,
विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो ये भी गलत है। मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के घटने के साथ में बढ़ती है। मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस कंसंट्रेशन घटने के साथ बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी दिखता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी दिखता है। उसका रीजन है कि अगर डाइल्यूशन करें, कंसंट्रेशन को घटाने का मतलब है, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन घटने का मतलब है सोल्यूशन को डाइल्यूट किया जा रहा है, और अगर सोल्यूशन को डाइल्यूट किया गया तो सोल्यूशन में जो आयंस होंगे उनके बीच की एवरेज सेपरेशन बढ़ेगी, आयन दूर दूर हो जाएंगे, और अगर आयंस दूर दूर हो गए तो उनके बीच का अट्रैक्शन घट जाएगा, और अगर अट्रैक्शन घटेगा तो आयन ज्यादा फ्री होके मूव कर पाएगा, आयन ज्यादा फ्री होके मूव करेगा तो कंडक्टेंस ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब डाइल्यूशन की वजह से आयन के बीच सेपरेशन बढ़ती है, जिससे आयन ज्यादा फ्री हो जाते हैं, जिससे वो ज्यादा आसानी से मूव करते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टेंस ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये वो रिजल्ट है। मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन सही था वो था दिल्ली। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक, और एक क्वेश्चन और है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप देखो जल्दी से। इसमें क्या कहा गया है, एक रिएक्शन दी है, उसका ईएमएफ दिया गया है, डेल्टा एच नॉट दिया है, और स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज आपसे पूछा गया है। तो करना क्या है, आपको एक रिलेशन पता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस ऑफ टी डेल्टा एस नॉट, और आपको एक और रिलेशन पता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट, माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट। आपको ई नॉट क्वेश्चन में दिया है, डेल्टा एच नॉट आपको दिया है, डेल्टा एच नॉट पूछा है, तो हम निकाल सकते हैं। वैल्यूज पुट करें तो डेल्टा एच नॉट दिया है -825.2 किलो जूल है, तो इसको जूल में भी लिख लेते हैं, माइनस टेम्परेचर आपको दिया है 298 केल्विन इनटू डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू एन, एन कितना होगा वो देखना होगा। तो यहां आप कैडमियम को देख लो, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जा रहा है बेटा, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, मतलब यहां मरकरी है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में जा रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और एक मरकरी 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ऐसे 2 मरकरी है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो 2 है। तो आप यहां पर वैल्यू पुट कर दो, -2 इंटू एफ की वैल्यू दी गई है 96487। देखो कैलकुलेशन कितना गंदा बनाने की कोशिश की जा रही है, किस कदर परेशान करने की कोशिश की जा रही है, आप चेक कर सकते हो। और ई नॉट की वैल्यू है 4.314। अब इसको यूज करके आपको डेल्टा एस नॉट निकालना है, तो डेल्टा एस नॉट कैलकुलेट करके आप निकाल लोगे, बाकी तो कैलकुलेशन ही बची है, मैं आपको आंसर बता देता हूं। ये सब आप देखो, सब पिछले साल के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपके पिछले साल के ही हैं। इसमें आता है बेटा ये 25.11 जूल, 25.11, और नियरेस्ट इंटीजर आपको बताना है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 25, आंसर होगा वो 25। ठीक, तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर 25 आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, क्या डेल्टा जी नॉट दिया था, निकाल लिया हम लोगों ने ई नॉट से, और वहां से डेल्टा एस आ गया। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, ये भी लास्ट ईयर ही आया हुआ है, ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन का ही एक टाइप है, ये भी है। इसमें इन्होंने यहां अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल्स बताए गए, रिडक्शन पोटेंशियल्स के डेटा हैं ये सारे, रिडक्शन पोटेंशियल के, और कहा क्या जा रहा है, कहा क्या जा रहा है कि इफ टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.001 मोलर x+2 and 0.1 molar y+2 metal rod x and y are inserted and connected by a conducting cell. This resulted in dissolution of x. Dissolution of x का मतलब है x ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन में जाएगा, एंड अगर ऐसा है इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो सेल यहां कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो इस तरह का है, x से x+2 और फिर डबल लाइन
और y प्लस 2 से y, ऐसा सेल है। मतलब x ऑक्सीडाइज हो और y रिड्यूस हो, और कहा जाए द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ x और y क्या होगा। और इसके अलावा आपको यहां पर इनके ई नॉट के डेटा भी बताए गए हैं, सॉरी ई नॉट नहीं, कंसंट्रेशन की बात करें तो ये डेटा दिया हुआ है 0.001 मोल और ये डेटा दिया हुआ है 0.1 मोल। और आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा X डिसॉल्व हो, मतलब X ऑक्सीडाइज हो, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब X क्या ले और Y क्या ले, आपको ये पूछा जा रहा है। ये एडवांस का क्वेश्चन है। तो आप इसको कैसे करने वाले हो, बेसिकली अगर X डिसॉल्व हो रहा है इसका मतलब है कि यहाँ X ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब है कि Y रिड्यूस हो रहा है। ये तभी संभव है जब हमारे सेल का EMF पॉजिटिव हो। मतलब जो रिएक्शन कराने की यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा, वो रिएक्शन ये है कि X प्लस Y टू पॉजिटिव से X टू पॉजिटिव प्लस Y। इस रिएक्शन का EMF अगर पॉजिटिव है तो वो सेल वर्क करेगा। तो अब आपको चारों ऑप्शन चेक करने हैं और ये देखना है कि किस किस केस में EMF की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो कैसे चेक करोगे? अगर मैं ऑप्शन आपको चेक करूं, पहला ऑप्शन अगर चेक कराओ तो पहले ऑप्शन में कैडमियम X है, निकल Y है, मतलब रिएक्शन यहां पर ऐसे है कि Cd प्लस Ni प्लस 2 से Ni निकल रिड्यूस हुआ और कैडमियम ऑक्सीडाइज हुआ। तो इसके Q का एक्सप्रेशन बनेगा बेटा कैडमियम का कंसंट्रेशन अपॉन निकल का कंसंट्रेशन, और कैडमियम आपका X है तो उसका कंसंट्रेशन होगा 0.001 और निकल आपका Y है तो उसका कंसंट्रेशन होगा 1, तो ये आएगा यहां से 10⁻²। इसके अलावा ई नॉट सेल निकालें तो ई नॉट सेल का मतलब ई नॉट ऑफ कैथोड का मतलब निकल का रिडक्शन पोटेंशियल देखना होगा क्योंकि वही कैथोड यूज हो रहा है, और ई नॉट ऑफ एनोड का मतलब कैडमियम का डेटा यूज होगा। और डेटा आपको क्या क्या दिया है? निकल का दिया है -0.24 और कैडमियम का दिया है -0.4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.40। तो यहां से वैल्यू आएगी बेटा प्लस में 0.16 वोल्ट। ई नॉट आ गया तो यहां से ई की वैल्यू निकालें तो E इज इक्वल टू ई नॉट दैट इज 0.16 माइनस 0.0591 ले ले या 0.059 ही ले लेते, अपॉन n की वैल्यू होगी 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और लॉग ऑफ Q की वैल्यू आई है 10⁻², वहां से 10⁻², और इसको सॉल्व करने जाएं तो ये बनेगा 0.16 और ये लॉग 10⁻² की वैल्यू आएगी -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 0.59 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये 2 कट जाएगा और ये वैल्यू आपको मिल रही है 0.16 प्लस 0.059 का मतलब ये वैल्यू प्लस में आ रही है, तो इसका मतलब कि ये रिएक्शन फिजिबल है। और यही सेम कैलकुलेशन BCD सबके लिए करनी है, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा लेंदी है तो इसलिए मैं आपको आंसर बता रहा हूं। मैंने एक कैलकुलेशन आपको दिखाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इतने अच्छे बेटे हो तो आप खुद ही कर दोगे, है ना। आप सोचते होगे कि मैं मक्खन बहुत लगाता हूँ, हाँ मैं लगाता हूँ लगाता हूँ क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा बेटा। इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है आगरा, बॉम्बे और कैलकाटा। आप चेक करना, दिल्ली नहीं है क्योंकि उसके लिए यही कैलकुलेशन करने पर वो वैल्यू निगेटिव आ रही है, और निगेटिव आ रही है मतलब रिएक्शन नहीं होगी, मतलब X डिसॉल्व नहीं होगा, Y रिड्यूस नहीं होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा। ये सब अगर आप गौर से देखते हो तो जितने क्वेश्चन मैंने यहां सॉल्व किए हैं, अगर आप इनको ढंग से कर ले जाओ तो पक्का आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे आप कर ही दोगे, क्योंकि यही बार बार पूछा जाता है। अगर आप नोटिस करो तो मैंने जो क्वेश्चन दिखाए यहाँ पर उसमें बार बार बातें एक जैसी ही हो रही है, एक ही जैसी कैलकुलेशन इन्वॉल्व।
ले दे करके गैल्वेनिक सेल वाले पार्ट में नस्ट इक्वेशन यूज होती है, वो लगाना आना चाहिए, उससे एसोसिएटेड लैंग्वेज हमें क्लियर होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वो यूज होता है, और कंडक्टेंस वाले पार्ट में मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, उनके रिलेशंस, वो बस, और कुछ है ही नहीं चैप्टर में, तो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसलिए आप इनको खुद से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व जरूर करो, और इसी तरह से बेटा काम करते रहो। आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से बात करेंगे। बी सेफ, टेक केयर एंड कीप रॉकिंग बेटा। थैंक यू।